रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए खौफनाक और सस्पेंस से भरी हुई कहानी लेकर आया हूं, वह भी हॉन्टेड हॉस्टल ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को एक चैलेंज दिया था कि मेरी उम्र का अंदाजा लगाओ, लेकिन सभी फेल हो गए। तो आने वाले वीडियो में मैं एक वेबसाइट पर जाऊंगा। वेबसाइट का नाम है कमेंट पिकर, और फिर कमेंट पिकर में जिसका नाम आएगा मैं उसे अपना चैनल दूंगा, जिस पर 900 सब्सक्राइबर हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरी उम्र 16 साल है। तो कमेंट करें और इस चुनौती में भाग लें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और ये भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मैं जब पहली बार उत्तर प्रदेश के इस छोटे से शहर में आया था तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह जगह मेरे जीवन को इस कदर बदल देगी। मेरा नाम अनिल है और मैं एक साधारण इंजीनियरिंग छात्र हूँ। मेरे कॉलेज का हॉस्टल, जो कि इस शहर के बाहरी इलाके में स्थित था, देखने में काफी पुराना और धूल से भरा हुआ था। मुझे बताया गया कि इस हॉस्टल का इतिहास काफी पुराना और रहस्यमय है, पर मैंने इसे केवल कहानियों और अफवाहों का हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर दिया। हॉस्टल के अंदर का माहौल थोड़ा अजीब था। दरवाजों की चरमराहट, छत से गिरती धूल और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान देखकर मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। मेरे रूममेट विक्रम ने मुझे बताया कि इस हॉस्टल में कुछ अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। वह अक्सर आधी रात को किसी के चलने की आवाजें सुनता था और कभी-कभी दरवाजे अपने आप खुल और बंद होते थे। एक रात जब मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तब अचानक बिजली चली गई। पूरे हॉस्टल में अंधेरा छा गया। विक्रम ने मोमबत्ती जलाई और हम दोनों बाहर की ओर बढ़े ताकि पता कर सकें कि क्या हुआ है। जैसे ही हम कॉरिडोर में पहुंचे, हमें एक धीमी सी हंसी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी औरत की थी जो लगातार हमारे पीछे पीछे आ रही थी। हम दोनों घबराकर अपने कमरे में वापस आ गए और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन हमने अपने सीनियर्स से इस बारे में बात की। उन्होंने हमें बताया कि कई साल पहले इस हॉस्टल में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उसका नाम रश्मि था और वह भी हमारे जैसे ही एक साधारण छात्रा थी। कहा जाता है कि रश्मि को किसी ने धोखा दिया था, जिससे वह बहुत दुखी हो गई थी। उस रात जब उसने आत्महत्या की तो उसकी चीखें पूरे हॉस्टल में गूंज उठीं। तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। इस घटना के बाद मैं और विक्रम हर रात उस आवाज को सुनने लगे। कभी कभी हमें उसके रोने की आवाज भी सुनाई देती थी। हमने इस बारे में हॉस्टल के वार्डन से भी बात की, लेकिन उन्होंने इसे केवल हमारी कल्पना का हिस्सा बताकर टाल दिया। पर हम जानते थे कि यह सब हमारी कल्पना नहीं थी। एक रात जब हम दोनों सो रहे थे तो अचानक हमारे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत हमारे कमरे के अंदर खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें बहुत चमकदार थीं। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। मैं और विक्रम बुरी तरह से डर गए और हमारे मुंह से आवाज भी नहीं निकली। वह औरत हमारे पास आकर रुक गई और फिर अचानक गायब हो गई। अगले दिन हम दोनों ने तय किया कि हमें इस हॉस्टल से बाहर निकलना होगा। हम वार्डन से मिले और उन्हें अपनी बात बताई। उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से लिया और हमें दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया। लेकिन वह घटना हमारे जीवन में एक ऐसा डर छोड़ गई जिसे हम कभी नहीं भुला पाए। उस हॉस्टल की बातें आज भी मेरे जहन में ताजा हैं। वहां का हर कोना, हर दीवार, हर दरवाजा आज भी मुझे रश्मि की दर्दनाक चीखें और उसकी आत्मा के भटकने की याद दिलाता है। शायद वह आत्मा आज भी उस हॉस्टल में भटक रही होगी, अपने दर्द और दुख को बांटने के लिए किसी और को तलाशते हुए। इस कहानी का कोई अंत नहीं है, क्योंकि रश्मि की आत्मा का भटकना अभी भी जारी है, और जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तब तक वह हॉस्टल यूं ही भूतिया और डरावना बना रहेगा। हमारे हॉस्टल छोड़ने के बाद
मैं और विक्रम एक नए हॉस्टल में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद भी हमें रश्मि की आत्मा की छाया हमारे पीछे पीछे महसूस होती थी। मैं रातों को अचानक जाग जाता और मुझे लगता कि कोई हमारे पुराने हॉस्टल से हमें पुकार रहा है। विक्रम भी कई बार इसी प्रकार के बुरे सपने देखता था। हमारे नए हॉस्टल में सब कुछ सामान्य था, लेकिन हम दोनों के दिलों में एक अनजाना डर बैठा हुआ था। एक दिन हमारे कॉलेज में एक नई प्रोफेसर डॉ नेहा आई। उन्होंने जब सुना कि हम उस भूतिया हॉस्टल से शिफ्ट होकर आए हैं, तो उन्होंने हमें अपने ऑफिस में बुलाया। डॉ नेहा ने बताया कि वह पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की रिसर्चर भी हैं और उन्होंने कई बार भूतिया जगहों पर जाकर रिसर्च की है। उन्होंने हमें बताया कि वह भी हमारे पुराने हॉस्टल के बारे में सुन चुकी हैं और उन्हें इसमें गहरी रुचि है। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हम उनके साथ उस हॉस्टल में वापस चलकर कुछ रिसर्च में मदद कर सकते हैं। हम दोनों थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन हमारी जिज्ञासा और डॉ नेहा की आत्मविश्वास भरी बातों ने हमें हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने हमें बताया कि अगर हम रश्मि की आत्मा को सही तरीके से समझ सकें, तो शायद हम उसे शांति दिला सकें। अगले दिन रात को हम डॉ नेहा के साथ अपने पुराने हॉस्टल पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सा ठंडापन महसूस हो रहा था। हम अपने साथ कुछ उपकरण भी लाए थे, जिनमें कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर्स और कुछ अन्य वैज्ञानिक उपकरण थे, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर सकते थे। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, हमें वही पुरानी सी दरवाजों की चरमराहट और दीवारों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। हम धीरे धीरे आगे बढ़े और डॉ नेहा ने हमारे उपकरण चालू कर दिए। हम उस कमरे में गए जहां रश्मि ने आत्महत्या की थी। वहां का माहौल बहुत ही भारी और दुखदाई था। डॉ नेहा ने एक मोमबत्ती जलाई और कमरे के बीचों बीच रख दी। उन्होंने हमें शांत रहने को कहा और एक मंत्र का उच्चारण करने लगी। अचानक हमें एक हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वह आवाज रश्मि की ही थी। वह हमें अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रही थी। डॉ नेहा ने हमारे उपकरणों को चेक किया और हमें बताया कि हमारे पास कुछ अदृश्य शक्तियों के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने हमें रश्मि से बात करने के लिए कुछ सवाल पूछने को कहा। हमने पूछा, रश्मि, तुम्हें क्या चाहिए? तुम हमें क्यों परेशान कर रही हो? कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक हमारी वॉइस रिकॉर्डर पर एक धीमी सी आवाज रिकॉर्ड हुई। वह आवाज कह रही थी, मुझे न्याय चाहिए। ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने पूछा, कैसा न्याय? हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर से एक धीमी आवाज आई, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे मार डाला। ये सुनकर हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हमने डॉ नेहा से पूछा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। उन्होंने हमें बताया कि हमें यह पता लगाना होगा कि रश्मि के साथ वास्तव में क्या हुआ था। हमने अगले कुछ दिनों में रश्मि की जिंदगी के बारे में और जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की। हमें पता चला कि रश्मि का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम अमित था। उन्होंने रश्मि से शादी का वादा किया था, लेकिन अचानक एक दिन वह गायब हो गया। रश्मि ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। इसी दुख में उसने अपनी जान दे दी। हमने अमित के बारे में और जानकारी जुटाई और पता चला कि वह शहर के ही एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। हमने उससे मिलने का निश्चय किया। जब हमने उससे इस बारे में पूछा, तो वह पहले तो थोड़ा घबरा गया, लेकिन बाद में उसने हमें बताया कि वह रश्मि से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। वह अपने परिवार के दबाव में आकर रश्मि को बिना बताए ही छोड़कर चला गया था। अमित की बातें सुनकर हमें समझ आया कि रश्मि की आत्मा को केवल प्यार का धोखा ही नहीं, बल्कि अपनों का धोखा भी मिला था। हमने अमित को यह सब बताया और उसे अपने साथ हॉस्टल चलने को कहा। वह पहले तो बहुत डर गया, लेकिन हमारी बातों से समझाने पर वह मान गया। हम फिर से उस हॉस्टल में गए। इस बार हमारे साथ अमित भी था। जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए, हमें फिर से वही सिसकियों की आवाज सुनाई दी। अमित ने रश्मि से माफी मांगी और कहा कि वह उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन हालात के चलते उसे छोड़ना पड़ा। उसने रश्मि से वादा किया कि वह उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उस रात हम सभी ने महसूस किया कि कमरे का माहौल थोड़ा हल्का हो गया है। रश्मि की आत्मा को शायद कुछ सुकून मिला था। लेकिन कहानी
यहीं खत्म नहीं हुई। हमें अभी भी यह समझना था कि आखिरकार वह आत्मा क्यों भटक रही थी। डॉ नेहा ने हमें बताया कि आत्माओं को शांति दिलाने के लिए हमें एक विशेष पूजा करनी होगी। उन्होंने हमें पूजा की तैयारी करने को कहा। अगले कुछ दिनों में हमने सारी तैयारी की और पूजा का आयोजन किया। पूजा के दिन हम सभी ने मिलकर मंत्रों का उच्चारण किया और रश्मि की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हमें उम्मीद थी कि इस पूजा से रश्मि को शांति मिल जाएगी। पूजा के दौरान हमें महसूस हुआ कि कमरे का माहौल अचानक से बदल गया है। हवा में एक अदृश्य सी गर्मी और शांति का एहसास हुआ। पूजा के बाद डॉ नेहा ने हमें बताया कि रश्मि की आत्मा को अब शांति मिल गई है। उसने अब हमें कभी परेशान नहीं किया। हमें भी अब उस हॉस्टल में जाने का कोई डर नहीं था। हमने उस हॉस्टल को फिर से अपने दोस्तों के साथ जाकर देखा और पाया कि वहां का माहौल बिल्कुल सामान्य हो चुका था। उस घटना ने हमारे जीवन में एक गहरा असर छोड़ा। हमने सीखा कि प्यार और विश्वास का महत्व क्या होता है और कैसे किसी के धोखे से एक निर्दोष आत्मा को भटकना पड़ता है। आज भी जब हम उस हॉस्टल की तरफ से गुजरते हैं तो हमें रश्मि की याद आती है और हम उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद हमारे कॉलेज में एक और नई छात्रा आई। उसका नाम आरती था। आरती ने जब उस हॉस्टल में रहना शुरू किया तो उसने भी कुछ अजीब घटनाओं का अनुभव किया। उसे रात में कभी कभी किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती थीं और कभी कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। उसने भी हमारे पास आकर इस बारे में बताया। हमने जब इस बारे में डॉ नेहा से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि शायद हॉस्टल में कोई और आत्मा भी हो सकती है। उन्होंने हमें फिर से वहां जाने का सुझाव दिया और इस बार और भी गहराई से जांच करने को कहा। हमने फिर से अपने उपकरण लिए और हॉस्टल में गए। इस बार हमें आरती के कमरे से कुछ संकेत मिले। हमने वहां रुककर जांच की और पाया कि वहां एक और आत्मा भी थी। वह आत्मा एक छोटे बच्चे की थी जिसे शायद किसी ने मार डाला था। हमने डॉ नेहा के साथ मिलकर उस आत्मा की भी शांति के लिए पूजा की और उसे मुक्ति दिलाई। इस बार हमने समझा कि वह हॉस्टल शायद एक ऐसा स्थान था जहां आत्माओं को आसानी से शांति नहीं मिल पाती थी। इस पूरी घटना ने हमें एक नई दिशा दिखाई। हमने तय किया कि हम इस हॉस्टल के बारे में और भी गहराई से रिसर्च करेंगे और यहाँ की सभी आत्माओं को शांति दिलाने की कोशिश करेंगे। इस सफर में हमने कई नई चीजें सीखी और अपने डर को भी मात दी। अब जब भी हमें किसी और आत्मा की उपस्थिति का अनुभव होता है, हम उसे शांति दिलाने की कोशिश करते हैं। यह सफर अभी भी जारी है और शायद कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हर आत्मा को शांति दिलाने के बाद हमें एक नई उम्मीद और सुकून मिलता है। इस हॉस्टल की कहानी आज भी अनकही है और शायद यह अनकही ही रहेगी। हर आत्मा की एक नई कहानी होती है, एक नया दर्द और एक नई तलाश, और हम इस तलाश को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आरती की कहानी ने हमारे अंदर फिर से एक नया भय और उत्सुकता जगा दी थी। हमारे पास अब एक नया मिशन था, हॉस्टल में सभी आत्माओं को शांति दिलाना। डॉ नेहा ने हमें सलाह दी कि हमें हॉस्टल के इतिहास को और गहराई से जानना होगा। हमने हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड्स और स्थानीय लोगों से बात की। हमें पता चला कि यह हॉस्टल पहले एक ब्रिटिश बग्घी खाना था जहां अंग्रेज अफसरों के परिवार रहते थे। यहाँ कई हादसे हुए थे जिनमें कई लोगों की जानें गई थीं। इन हादसों के बाद यह जगह वीरान हो गई थी और बाद में इसे हॉस्टल में बदल दिया गया था। एक रात जब हम सभी हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड्स का अध्ययन कर रहे थे, हमें एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी किसी एलिजाबेथ नाम की महिला की थी जो अंग्रेज अफसर की पत्नी थी। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि वह यहाँ बहुत अकेली महसूस करती थी और उसे हमेशा किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होता था। उसकी डायरी में कई बार उसने आत्माओं और अजीब घटनाओं का जिक्र किया था। डॉ नेहा ने हमें बताया कि शायद एलिजाबेथ की आत्मा भी इस हॉस्टल में भटक रही हो। हमें अब और भी सजग रहना था। हमने तय किया कि हमें अब रात के समय हॉस्टल में रहकर ही रिसर्च करनी होगी। हमने उस रात हॉस्टल में रुकने का फैसला किया। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सा ठंडापन महसूस हो रहा था। हमने अपने उपकरण चालू किए और अपने कमरे में बैठे रहे। अचानक
हमें दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। हमने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, परंतु हमें एक हल्की सी परछाई दिखी जो धीरे धीरे गायब हो गई। डॉ नेहा ने हमें समझाया कि यह आत्माओं की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। हमने अपनी पूजा की तैयारी की और फिर से कमरे के बीचों बीच मोमबत्ती जलाई। इस बार हमें एक औरत की आवाज सुनाई दी। वह बहुत धीमी और दुखी थी। हमने उससे पूछा, कौन हो तुम? हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। कुछ देर के सन्नाटे के बाद हमारी वॉइस रिकॉर्डर में एक धीमी आवाज रिकॉर्ड हुई। मैं एलिजाबेथ हूँ, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया गया। ये सुनकर हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हमने उससे पूछा, एलिजाबेथ, तुम्हें क्या चाहिए? हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर से एक धीमी आवाज आई, मुझे शांति चाहिए, मुझे मेरे परिवार के पास ले चलो। ये सुनकर हमें समझ आया कि एलिजाबेथ की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई थी, क्योंकि वह अपने परिवार से अलग थी। हमने अगले कुछ दिनों में एलिजाबेथ के परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा की। हमें पता चला कि उसके परिवार को भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के दौरान मार दिया गया था। हमें यह समझ आया कि हमें उसकी आत्मा को उसके परिवार के पास शांति दिलानी होगी। हमने फिर से एक विशेष पूजा की तैयारी की। इस बार हमने एलिजाबेथ के लिए प्रार्थना की और उसकी आत्मा की शांति के लिए मंत्रों का उच्चारण किया। पूजा के दौरान हमें महसूस हुआ कि कमरे का माहौल अचानक से बदल गया है। हवा में एक अदृश्य सी गर्मी और शांति का एहसास हुआ। पूजा के बाद डॉ नेहा ने हमें बताया कि एलिजाबेथ की आत्मा को अब शांति मिल गई है। उसने अब हमें कभी परेशान नहीं किया। हमें भी अब उस हॉस्टल में जाने का कोई डर नहीं था। हमने उस हॉस्टल को फिर से अपने दोस्तों के साथ जाकर देखा और पाया कि वहां का माहौल बिल्कुल सामान्य हो चुका था। हमने सोचा कि अब शायद हॉस्टल में और कोई आत्मा नहीं होगी, परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद हमें फिर से अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। इस बार हमें पता चला कि हॉस्टल के पीछे एक पुराना कब्रिस्तान भी था, जहां कई लोगों की कब्रें थीं। हमने कब्रिस्तान की जांच की और पाया कि वहां कई अज्ञात कब्रें थीं। हमें शक हुआ कि शायद इन कब्रों में दफन लोगों की आत्माएं भी भटक रही हों। हमने स्थानीय लोगों से इस बारे में पूछा और पाया कि वहां कई बार अजीब घटनाएं होती थीं। लोग कहते थे कि रात के समय वहां किसी के चलने की आवाजें आती थीं और कभी-कभी तो किसी के रोने की भी आवाज सुनाई देती थी। डॉ नेहा ने हमें सलाह दी कि हमें इस कब्रिस्तान की आत्माओं की भी शांति के लिए पूजा करनी होगी। हमने वहां जाकर एक विशेष पूजा का आयोजन किया। हमने मंत्रों का उच्चारण किया और आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। इस पूजा के दौरान हमें महसूस हुआ कि हवा में एक अदृश्य सी गर्मी और शांति का एहसास हुआ। पूजा के बाद हमें कब्रिस्तान में एक अदृश्य शक्ति का एहसास हुआ। हमें लगा कि वहां की आत्माओं को भी अब शांति मिल गई है। इस घटना के बाद हॉस्टल और उसके आसपास का माहौल बिल्कुल सामान्य हो गया था। हमें किसी भी अजीब घटना का सामना नहीं करना पड़ा। हमने सोचा कि अब शायद हॉस्टल में और कोई आत्मा नहीं होगी, परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद हमारे कॉलेज में एक नई छात्रा आई। उसका नाम शालिनी था। शालिनी ने जब उस हॉस्टल में रहना शुरू किया तो उसने भी कुछ अजीब घटनाओं का अनुभव किया। उसने हमें बताया कि रात में कभी-कभी उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती थीं और कभी-कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। उसने भी हमारे पास आकर इस बारे में बताया। हमने जब इस बारे में डॉक्टर नेहा से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि शायद हॉस्टल में कोई और आत्मा भी हो सकती है। उन्होंने हमें फिर से वहां जाने का सुझाव दिया और इस बार और भी गहराई से जांच करने को कहा। हमने फिर से अपने उपकरण लिए और हॉस्टल में गए। इस बार हमें शालिनी के कमरे से कुछ संकेत मिले। हमने वहां रुककर जांच की और पाया कि वहां एक और आत्मा भी थी। वह आत्मा एक छोटे बच्चे की थी, जिसे शायद किसी ने मार डाला था। हमने डॉ नेहा के साथ मिलकर उस आत्मा की भी शांति के लिए पूजा की और उसे मुक्ति दिलाई। इस बार हमने समझा कि वह हॉस्टल शायद एक ऐसा स्थान था जहां आत्माओं को आसानी से शांति नहीं मिल पाती थी। इस पूरी घटना ने हमें एक नई दिशा दिखाई। हमने तय किया कि हम इस हॉस्टल के बारे में और भी गहराई से रिसर्च करेंगे और यहाँ की सभी आत्माओं को शांति दिलाने की कोशिश करेंगे। इस सफर में हमने कई नई चीजें सीखी और अपने डर को भी मात दी। अब
जब भी हमें किसी और आत्मा की उपस्थिति का अनुभव होता है, हम उसे शांति दिलाने की कोशिश करते हैं। ये सफर अभी भी जारी है और शायद कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन हर आत्मा को शांति दिलाने के बाद हमें एक नई उम्मीद और सुकून मिलता है। इस हॉस्टल की कहानी आज भी अनकही है और शायद यह अनकही ही रहेगी। हर आत्मा की एक नई कहानी होती है, एक नया दर्द और एक नई तलाश। और हम इस तलाश को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। परंतु एक रात जब हम सभी सो रहे थे, अचानक हमारे कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। हम सभी चौंक गए और दरवाजा खोलने गए। वहां कोई नहीं था, लेकिन हमें एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर खून से लिखा हुआ था, यह अंत नहीं है। हम सभी डर गए और नेहा को तुरंत बुलाया। उन्होंने हमें शांत किया और कागज का अध्ययन किया। उन्होंने हमें बताया कि यह संकेत हो सकता है कि हॉस्टल में अभी भी कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। हमें अब और भी सजग रहना था। अगले कुछ दिनों में हमें हॉस्टल में कई और अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। हमें कभी कभी दरवाजों की चरमराहट, कभी किसी के चलने की आवाजें और कभी कभी रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। हमने नेहा से बात की और उन्होंने हमें सलाह दी कि हमें हॉस्टल की गहराई से जांच करनी होगी। हमने हॉस्टल के हर कोने की जांच की और पाया कि वहां कई छुपी हुई दराजें और गुप्त कमरे थे। एक दिन जब हम एक गुप्त कमरे की जांच कर रहे थे, हमें वहां एक पुराना संदूक मिला। संदूक में कई पुराने कागज, किताबें और एक पुराना फोटोग्राफ था। फोटोग्राफ में कुछ लोग खड़े थे जो शायद अंग्रेज अफसर और उनके परिवार के सदस्य थे। हमें उस फोटोग्राफ में एलिजाबेथ का चेहरा भी दिखा। हमने और गहराई से जांच की और पाया कि फोटोग्राफ में एक छोटे बच्चे का भी चेहरा था। हमने नेहा से इस बारे में बात की और उन्होंने हमें बताया कि शायद ये बच्चा भी इस हॉस्टल की आत्माओं में से एक हो सकता है। हमने उस बच्चे की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान हमें महसूस हुआ कि कमरे का माहौल अचानक से बदल गया है। हवा में एक अदृश्य सी गर्मी और शांति का एहसास हुआ। पूजा के बाद हमें महसूस हुआ कि हॉस्टल का माहौल अब और भी सामान्य हो गया है। इस घटना के बाद हमें और कोई अजीब घटना का सामना नहीं करना पड़ा। हमने सोचा कि अब शायद हॉस्टल की सभी आत्माओं को शांति मिल गई है। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद हमारे कॉलेज में एक नई छात्रा आई। उसका नाम पायल था। पायल ने जब उस हॉस्टल में रहना शुरू किया तो उसने भी कुछ अजीब घटनाओं का अनुभव किया। उसने हमें बताया कि रात में कभी-कभी उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती थीं और कभी-कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। उसने भी हमारे पास आकर इस बारे में बताया। हमने जब इस बारे में नेहा से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि शायद हॉस्टल में कोई और आत्मा भी हो सकती है। उन्होंने हमें फिर से वहां जाने का सुझाव दिया और इस बार और भी गहराई से जांच करने को कहा। हमने फिर से अपने उपकरण लिए और हॉस्टल में गए। इस बार हमें पायल के कमरे से कुछ संकेत मिले। हमने वहां रुककर जांच की और पाया कि वहां एक और आत्मा भी थी। वह आत्मा एक जवान लड़के की थी जिसे शायद किसी ने मार डाला था। हमने नेहा के साथ मिलकर उस आत्मा की भी शांति के लिए पूजा की और उसे मुक्ति दिलाई। इस बार हमने समझा कि वह हॉस्टल शायद एक ऐसा स्थान था जहां आत्माओं को आसानी से शांति नहीं मिल पाती थी। इस पूरी घटना ने हमें एक नई दिशा दिखाई। हमने तय किया कि हम इस हॉस्टल के बारे में और भी गहराई से रिसर्च करेंगे और यहाँ की सभी आत्माओं को शांति दिलाने की कोशिश करेंगे। इस सफर में हमने कई नई चीजें सीखी और अपने डर को भी मात दी। अब जब भी हमें किसी और आत्मा की उपस्थिति का अनुभव होता है, हम उसे शांति दिलाने की कोशिश करते हैं। ये सफर अभी भी जारी है और शायद कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन हर आत्मा को शांति दिलाने के बाद हमें एक नई उम्मीद और सुकून मिलता है। इस हॉस्टल की कहानी आज भी अनकही है और शायद यह अनकही ही रहेगी। हर आत्मा की एक नई कहानी होती है, एक नया दर्द और एक नई तलाश, और हम इस तलाश को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। परंतु एक रात जब हम सभी सो रहे थे, अचानक हमारे कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। हम सभी चौंक गए और दरवाजा खोलने गए। वहां कोई नहीं था, लेकिन हमें एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर खून से लिखा हुआ था, यह अंत नहीं है। हम सभी डर गए और नेहा को तुरंत बुलाया। उन्होंने हमें शांत किया
और कागज का अध्ययन किया। उन्होंने हमें बताया कि यह संकेत हो सकता है कि हॉस्टल में अभी भी कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। हमें अब और भी सजग रहना था। अगले कुछ दिनों में हमें हॉस्टल में कई और अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। हमें कभी-कभी दरवाजों की चरमराहट, कभी किसी के चलने की आवाजें और कभी-कभी रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। हमने नेहा से बात की और उन्होंने हमें सलाह दी कि हमें हॉस्टल की गहराई से जांच करनी होगी। हमने हॉस्टल के हर कोने की जांच की और पाया कि वहां कई छुपी हुई दराजें और गुप्त कमरे थे। एक दिन जब हम एक गुप्त कमरे की जांच कर रहे थे, हमें वहां एक पुराना संदूक मिला। संदूक में कई पुराने कागज, किताबें और एक पुराना फोटोग्राफ था। फोटोग्राफ में कुछ लोग खड़े थे जो शायद अंग्रेज अफसर और उनके परिवार के सदस्य थे। हमें उस फोटोग्राफ में एलिजाबेथ का चेहरा भी दिखा। हमने और गहराई से जांच की और पाया कि फोटोग्राफ में एक छोटे बच्चे का भी चेहरा था। हमने नेहा से इस बारे में बात की और उन्होंने हमें बताया कि शायद यह बच्चा भी इस हॉस्टल की आत्माओं में से एक हो सकता है। हमने उस बच्चे की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान हमें महसूस हुआ कि कमरे का माहौल अचानक से बदल गया है। हवा में एक अदृश्य सी गर्मी और शांति का एहसास हुआ। पूजा के बाद हमें महसूस हुआ कि हॉस्टल का माहौल अब और भी सामान्य हो गया है। इस घटना के बाद हमें और कोई अजीब घटना का सामना नहीं करना पड़ा। हमने सोचा कि अब शायद हॉस्टल की सभी आत्माओं को शांति मिल गई है, परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद हमारे कॉलेज में एक नई छात्रा आई। उसका नाम पायल था। पायल ने जब उस हॉस्टल में रहना शुरू किया तो उसने भी कुछ अजीब घटनाओं का अनुभव किया। उसने हमें बताया कि रात में कभी-कभी उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती थीं और कभी-कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। उसने भी हमारे पास आकर इस बारे में बताया। हमने जब इस बारे में नेहा से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि शायद हॉस्टल में कोई और आत्मा भी हो सकती है। उन्होंने हमें फिर से वहां जाने का सुझाव दिया और इस बार और भी गहराई से जांच करने को कहा। हमने फिर से अपने उपकरण ली और हॉस्टल में गए। इस बार हमें पायल के कमरे से कुछ संकेत मिले। हमने वहां रुककर जांच की और पाया कि वहां एक और आत्मा भी थी। वह आत्मा एक जवान लड़के की थी जिसे शायद किसी ने मार डाला था। हमने नेहा के साथ मिलकर उस आत्मा की भी शांति के लिए पूजा की और उसे मुक्ति दिलाई। इस बार हमने समझा कि वह हॉस्टल शायद एक ऐसा स्थान था जहां आत्माओं को आसानी से शांति नहीं मिल पाती थी। इस पूरी घटना ने हमें एक नई दिशा दिखाई। हमने तय किया कि हम इस हॉस्टल के बारे में और भी गहराई से रिसर्च करेंगे और यहाँ की सभी आत्माओं को शांति दिलाने की कोशिश करेंगे। इस सफर में हमने कई नई चीजें सीखी और अपने डर को भी मात दी। अब जब भी हमें किसी और आत्मा की उपस्थिति का अनुभव होता है, हम उसे शांति दिलाने की कोशिश करते हैं। ये सफर अभी भी जारी है और शायद कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हर आत्मा को शांति दिलाने के बाद हमें एक नई उम्मीद और सुकून मिलता है। इस हॉस्टल की कहानी आज भी अनकही है और शायद ये अनकही ही रहेगी। हर आत्मा की एक नई कहानी होती है, एक नया दर्द और एक नई तलाश, और हम इस तलाश को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। परंतु एक रात जब हम सभी सो रहे थे, अचानक हमारे कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। हम सभी चौंक गए और दरवाजा खोलने गए। वहां कोई नहीं था, लेकिन हमें एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर खून से लिखा हुआ था, यह अंत नहीं है। दोस्तों चलो देखते हैं कि कल की वीडियो में किस किसने कमेंट किया था। शेमीम अख्तर पहले नंबर पर है, रोशन दूसरे नंबर पर है, नदीम खान तीसरे नंबर पर है, नासरीन चौथे नंबर पर है, डॉक्टर सुमीत पांचवी नंबर पर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।